नमस्कार। अब हम लोग डिस्कस करेंगे WPW सिंड्रोम को लेकर के, जहां पर हम बात करेंगे कुछ एसेसरी पाथवे की, जहां पर हम बात करेंगे प्री एक्साइटेशन की। तो यहाँ पर एक जो बड़ा कारण हमें देखने को मिल रहा है वो है WPW सिंड्रोम का, जहां पर AVRT से रिलेटेड कुछ पाथवे यहाँ पर जनरेट होते हुए नजर आ रहे हैं। WPW सिंड्रोम में सामान्य तौर पर अगर इमेज वाइज देखा जाए तो जो सिग्नल SA नोड से AV नोड तक पहुंचता है, उसके अलावा एक एडिशनल यहाँ पर पाथवे जनरेट हो जाता है। अधिकतर मामलों में यही होता है और इसके कारण PR इंटरवल घट जाता है। यहाँ पर एक एडिशनल चूंकि जल्दी से यहाँ पर रास्ता पहुंचता है, जिसके कारण इलेक्ट्रिकल सिग्नल तेजी से यहाँ पर पहुंच जाते हैं। जो सामान्य तौर पर SA से AV, AV से बंडल ऑफ हिस तक सिग्नल पहुंचते थे, वो बंडल ऑफ केंट के थ्रू, बंडल ऑफ केंट एक बार नीट में पूछा गया सवाल रहा, उसके थ्रू पहुंच जाते। इसके कारण QRS जो सामान्य होना चाहिए था, उससे पहले एक लाइन हमें देखने को मिलती है जो डेल्टा वेव्स की होती है, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल के जल्दी पहुंचने के बारे में आइडिया देती है। बड़ा कारण होता है प्री एक्साइटेशन का, जो WPW सिंड्रोम में देखने को मिलता है। बाकी सारे कारणों पर हम चर्चा कर चुके हैं। अभी हम बात कर रहे हैं WPW सिंड्रोम की। तो इसमें होता क्या है, अधिकतर मामलों में पर्सन एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। इसमें अगर मामला, कल्पना करें, अगर मामला एट्रिया से अगर सिग्नल जनरेट हो रहा है, एट्रियल सिग्नल जनरेशन है, तो आमतौर पर पर्सन एसिम्प्टोमेटिक रहेगा। अगर इसमें वेंट्रिकल का भी एसोसिएशन है तो मे बी पॉसिबल पर्सन ज्यादा कॉम्प्रोमाइज, क्योंकि वेंट्रिकल जब इन्वॉल्व होता है तो मामला शॉक की ओर बढ़ सकता है। लेकिन अगर ये एट्रिया ही ज्यादा अगर इसमें इन्वॉल्व होता है, दोनों ही संभावनाएं यहाँ पर होंगी, अभी हम चर्चा करेंगे। तो अगर एट्रिया ही इसमें इन्वॉल्व होता है, एट्रिया से आने वाले बंडल ऑफ केंट के थ्रू अगर सिग्नल आते हैं, तो वो एसिम्प्टोमेटिक रहेंगे। कुछ ही संख्या में एरिथमिया जनरेट हो सकता है, जिसमें पाथवे वेंट्रिकल को इन्वॉल्व करते हुए री एंट्रेंट पाथवे जनरेट होते हैं, वहां पर ज्यादा बड़ी समस्या डेवलप होती है। इसमें पर्सन अगर वेंट्रिकल के इन्वॉल्वमेंट के साथ है तो फिर ये सारी चीजें यहाँ पर हो सकती हैं, जिसमें पर्सन सिंकोप, डिजीनेस, एक्यूट हार्ट फेल्योर या हाइपरटेंशन। क्यों? क्योंकि वेंट्रिकल से अगर कुछ इन्वॉल्वमेंट मिलता है। क्या है मेरे इस बात का कहने का मतलब, अभी समझेंगे। चलिए, तो यहाँ प्रॉब्लम कैसे अराइज हुई? यहाँ पर प्रॉब्लम अराइज हुई पार्शियली फिल्ड वेंट्रिकल से। पार्शियली फिल्ड वेंट्रिकल से कैसे? आपको पता है सामान्य तौर पर जब सिग्नल आता तो इस सिग्नल को आते समय इस रूट से आता तो एक टाइम मिलता ब्लड के फिलिंग के लिए। समय से पहले ही यहाँ पर एक रास्ता मिल गया। इसके कारण कुछ मामलों में क्या होता है, वेंट्रिकल को फिल होने का जब समय नहीं मिलता है तो कार्डियक आउटपुट घट जाती है। कार्डियक आउटपुट घटेगी तो ब्लड प्रेशर नहीं मेंटेन होगा, SBP नहीं मेंटेन होगा, और यहाँ पर पर्सन शॉक में जा सकते हैं। वो सारी चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। तो यहाँ पर समस्या क्या होती है, पार्शियली फिल्ड वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन से स्ट्रोक वॉल्यूम कम बनेगा, जिसके जो कार्डियक आउटपुट है वो घट जाएंगे और पेशेंट का प्रेजेंटेशन सिंकोप, हाइपरटेंशन, डिजीनेस, एक्यूट हार्ट फेल्योर के साथ यहाँ पर जोड़ करके देखा जा सकता है। आप जानते हैं AV नोड की एक कैपेबिलिटी होती है कि रेट ऑफ कंडक्शन ऑफ इम्पल्स टू वेंट्रिकल्स उसको थोड़ा रोके रखता है, ताकि वेंट्रिकल्स प्रॉपर एडिक्वेटली ब्लड को फिल कर सके। इसीलिए ऐसे नोड से जनरेट होने वाले सिग्नल को थोड़ा रोका जाता है AV नोड पर, ताकि वेंट्रिकल तक सिग्नल पहुंचने में थोड़ा डिले हो, ताकि यहाँ ब्लड इकट्ठे हो सके। ये एक कोशिश होती है, लेकिन बंडल ऑफ केंट जो एसेसरी पाथवे का बंडल ऑफ केंट होता है वो ये प्रॉपर्टी नहीं रखता। इसीलिए अगर हमारे पास WPW सिंड्रोम का पेशेंट पहुंचता है तो हमारी कोशिश क्या होती है दोस्तों, हमारी कोशिश होती है इस एसेसरी पाथवे को समाप्त करने की। हालांकि कुछ और भी पैटर्न इसमें संभव है WPW सिंड्रोम में, अभी चर्चा करेंगे। WPW सिंड्रोम में एक एसेसरी प्री एक्साइटेशन पाथवे जनरेट होता है जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल को बाईपास कर देता है AV नोड। इसमें मोस्ट कॉमन एसेसरी पाथवे जो होता है बंडल ऑफ केंट होता है, जो कि इंफ्रोलैटरल एस्पेक्ट ऑफ राइट एट्रियम में देखा गया है। इंफ्रोलैटरल, जिसको आप लोअर साइड वाले लीड 2 में, लीड 3 में और AVF में देखते हैं। मायोकार्डियल इंफार्क्शन वाले टॉपिक को आप रिकॉल करें। आप डिफरेंट काइंड्स ऑफ यहाँ पर एरिथमिया की कंडीशन को देख सकते हैं। इस पर बात पहले कर चुके हैं। WPW सिंड्रोम में होता क्या है, कॉन्जेनाइटल लेवल पर एसेसरी पाथवे होता है। ये एसेसरी पाथवे WPW सिंड्रोम को जनरेट करता है और इसकी वजह से PR इंटरवल शॉर्ट हो जाता है। बाकी चीजें डिटेल आप बाद में पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर क्या होता है, PR इंटरवल शॉर्टन हो जाता है, डेल्टा वेव्स की प्रेजेंस मिलती है, और ओवरऑल देखा जाए तो इसमें न सिर्फ प्री एक्साइटेड जो एट्रियल फिब्रिलेशन वाले मामले, जो एसेसरी पाथवे होते हैं वो तो यहाँ होता ही है, कुछ और भी तरीके हैं। AVRT वाले जो मैंने आपको शुरुआती दौर में बताया था, ये
आर्थोड्रोमिक या एंटीड्रोमिक एवी आर्टरी वाले मामले भी इसके साथ जुड़े हुए होते हैं। तो इसके 3 पैटर्न हैं। एक तो प्री एक्साइटेशन वाला, ध्यान से समझ लीजिएगा, इसका एक पैटर्न प्री एक्साइटेशन वाला हो सकता है, एंटीड्रोमिक एवी आर्टरी हो सकता है, आर्थोड्रोमिक एवी आर्टरी, ये इसके पैटर्न संभव हैं, आपके जानकारी में होना चाहिए। और इसके मामले जो हम 3 पढ़ रहे हैं उसमें सबसे पहले हम प्री एक्साइटेशन वाले पर फोकस करेंगे। किस पर? प्री एक्साइटेशन वाले में। इसमें क्या होता है, वही बंडल ऑफ केंट जो सिग्नल को जनरेट करा करके इधर से बाईपास करा देता है, उसके कारण समस्या आपको देखने को मिलती है। इसमें शॉर्ट पीआर इंटरवल होगा, पीआर सेगमेंट हो सकता है आपको नजर ही ना आए, शॉर्ट पीआर इंटरवल, और डेल्टा वेव्स की प्रेजेंस आपको देखने को मिलेगी। दिस इज कॉल्ड डेल्टा वेव्स। आप समझ गए? तो ये हमारे सामने क्या है, डेल्टा वेव्स की प्रेजेंस दर्शाई गई है। नेक्स्ट हम देखें तो आर्थोड्रोमिक, यहां पर क्या होता है, एवी आर्टरी, आर्थोड्रोमिक एवी आर्टरी, इसमें एंटीग्रेड कंडक्शन थ्रू एवी नोड यहां पर देखने को मिलता है। तो इस तरीके से इसका मामला हमारे सामने देखने को मिलता है। इस तरीके से ये पाथवे ट्रेवल करके पहुंचते रहते हैं, ये जानकारी में आपको होगा। और इसमें नॉर्मल क्यूआरएस का ड्यूरेशन आपको मिल जाएगा, डेल्टा वेव्स हो सकता ना दिखें, और रेट्रोग्रेड पी वेव्स आफ्टर क्यूआरएस, आपको रेट्रोग्रेड पी वेव्स आपको मिल सकते हैं। रेट्रोग्रेड पी वेव्स की प्रेजेंस आपको यहां पर देखने को मिल रही है। टी वेव तो होगा लेकिन रेट्रोग्रेड पी वेव्स होंगे, क्योंकि यहां पर आर्थोड्रोमिक ये एवी आर्टरी का सिग्नल आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा होता है एक एंटीड्रोमिक एवी आर्टरी। क्या होता है दोस्तों, एंटीड्रोमिक एवी आर्टरी के मामले भी यहां पर देखने को मिल सकते हैं, जो पहले से जस्ट अपोजिट तरीके से चलते हैं, पहले से जस्ट अपोजिट तरीके से ये चलते हैं। और इसमें वाइड क्यूआरएस विद डेल्टा वेव्स हमें मिल सकता है। पी वेव्स की प्रेजेंस समाप्त हो जाती है। पी वेव्स अगर नजर आता है तो ये रेट्रोग्रेड होता है, और क्यूआरएस से थोड़ा पहले हो सकता है अगर नजर आए तो। आमतौर पर पी वेव्स यहां पर दिखता नहीं है। तो इस तरीके से 3 अलग अलग पैटर्न हम यहां पर पढ़ रहे हैं, और ये जो इमेज आपके सामने रखने की कोशिश की गई है वो है एंटीड्रोमिक में, जिसमें पी वेव्स अगर विजिबल है तो रेट्रोग्रेड होगा, याद रहेगा। तो 3 अलग अलग पैटर्न WPW सिंड्रोम के, जिसमें बंडल ऑफ केंट वाला जो मामला, प्री एक्साइटेशन वाला मामला, ये सबसे कॉमन देखा गया है। एक केस स्टडी लेते हैं जिसके द्वारा हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। 34 ईयर ओल्ड आदर्श प्रेजेंटेड टू इमरजेंसी डिपार्टमेंट विद पाल्पिटेशन। अब इसमें देखना होगा वो जॉगिंग कर रहे थे। अच्छा, एक चीज और आप देखें, जहां एवीआरटी होगा, एवीआरटी वाले जो पाथवे होते हैं इसमें वेंट्रिकल का इन्वॉल्वमेंट होता है, इसमें थोड़ा सा कार्डियक आउटपुट के घटने का ज्यादा रिस्क होता है। हालांकि तीनों में ही आप देखें तो कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा, क्योंकि समय से पहले ही वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन के सिग्नल पहुंच जाएंगे, ये एक बड़ी समस्या होती है। तो आदर्श की इस समस्या को देखते हैं। आदर्श 34 ईयर ओल्ड मेल हैं जिनको पाल्पिटेशन की समस्या हुई है। जब वो पार्क के भीतर जॉगिंग कर रहे थे, सडनली उनको लाइट हेडेडनेस, डिजीनेस और पाउंडिंग सेंसेशन उनके चेस्ट में शुरू हो। ऐसे मामलों में सिम्टम रिजॉल्व हो गया पहले, प्रायर टू अराइवल। पहले क्या था, और मीन्स उनका ये जितने भी सिम्टम्स थे हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही ठीक हो गए। और अब वो अब जब डॉक्टर के पास हैं तो उस समय वो बेसलाइन उनके सारे नॉर्मलाइज हो चुके हैं। मेडिकल हिस्ट्री वैसे तो नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी है, और वो कुछ भी अल्कोहल, टोबैको या कोई ऐसा मेडिकेशन नहीं लेते जिससे कोई दिक्कत हो। टेम्परेचर ठीक है, पल्स भी ठीक है, रेस्पिरेशन भी ठीक है, बीपी भी ठीक है। अब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जब उनका कराया गया, चूंकि उन्होंने ऐसी बात कही है, जब इसका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कराया गया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं डेल्टा वेव की प्रेजेंस, पीआर इंटरवल शॉर्ट होना, और इसमें क्यूआरएस क्या है, नैरो है क्यूआरएस। ये चीज आप यहां पर देख पा रहे हैं। ये कंडीशन WPW सिंड्रोम की है, आप सीधे तौर पर देख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग द मोस्ट लाइकली इशियोलॉजी ऑफ द पेशेंट्स क्लिनिकल प्रेजेंटेशन। क्या ये MAT का मामला है, मल्टीपल एट्रियो माइक्रो री एंट्रेंट सर्कल का मामला है, माइक्रो री एंट्रेंट सर्कल एट ट्राइकैस्पिड एनुलस, प्री एक्साइटेशन थ्रू बंडल ऑफ केंट, ये हो सकता है। एबनॉर्मल वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन, ये होगा तो वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया का मामला होगा। इनहेंस्ड ऑटोमेटिसिटी फ्रॉम एट्रियल, इनहेंस्ड ऑटोमेटिसिटी एट एट्रियल नोडल, नॉन साइनस नोडल साइट्स, तो ये अगर मामला होगा तो ये संभव है
PSVT का। तो इसमें देखें पहला ऑप्शन नहीं है, दूसरा ऑप्शन नहीं है, ये एबनॉर्मल प्री एक्साइटेशन थ्रू बंडल ऑफ केंट का मामला है। पहले ऑप्शन को देखें तो इसमें WPW सिंड्रोम के लेवल पर आपको समझना होगा, और इसमें WPW सिंड्रोम इसलिए था क्योंकि आपको डेल्टा वेव्स की प्रेजेंस मिली, QRS कॉम्प्लेक्सेस वाइड हो गए थे, शॉर्ट PR इंटरवल आपको मिला, ड्यूरेशन भी आपको ध्यान में रखना है। लगातार इस पर बात हो रही इसलिए हम इस पर फास्ट चल रहे हैं। एट्रियल फिब्रिलेशन में आप पहले ऑप्शन को ले सकते हैं। कारण यह है कि माइक्रो एट्रियल री एंट्रेंट सर्किल, मतलब क्या, एट्रिया के भीतर छोटे छोटे री एंट्रेंट सर्किल बहुत सारे बन जाएं, तो ये मामले जो होते हैं ना, ये मामले जुड़े हुए थे एट्रियल फिब्रिलेशन के साथ। और इसमें क्या होता है, इरेगुलर QRS कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, RR इंटरवल बहुत इरेगुलर होता है, अब्सेंट P वेव्स होते हैं, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती है। इस पर्सन में डेल्टा वेव की प्रेजेंस है, RR इंटरवल कांस्टेंट है, इस वजह से आप यहाँ पर देखेंगे QRS कॉम्प्लेक्सेस तो हैं रेगुलर इंटरवल पर, P वेव्स भी यहाँ पर प्रेजेंट हैं, तो इस वजह से ये नहीं होगा। दूसरा क्या है, दूसरा इनकरेक्ट क्यों है, क्योंकि आपको माइक्रो री एंट्रेंट सर्किट एट ट्राइकस्पिड एनुलस, इसमें क्या होता है कि जो यहाँ पर ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है, यहाँ पर जो ट्राइकस्पिड वॉल्व, यहाँ इसी के आसपास में कोई री एंट्रेंट सर्किल जनरेट हो जाए जो एट्रियल फ्लटर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो ये चीज थोड़ा सा जानकारी में होना चाहिए, और इसकी वजह से एट्रियल जो फिब्रिलेशन होते हैं उसके मामलों को हमें ध्यान से यहाँ पर देखना होगा। तो ये जो मामला है ये एट्रियल फिब्रिलेशन का, एट्रियल फ्लटर का भी नहीं है, इसमें हार्ट रेट 250 से 350 तक होता है, और आप जानते हैं जो री एंट्री सर्किट बनता है वो एट्रियल फ्लटर में इस तरीके का बनता है, उसमें फ्लटर वेव्स होंगे, मल्टीपल P वेव्स होंगे, वहां पर 3:1 2:1 ब्लॉकेट आपको देखने को मिलेगा। टॉर्साइटिस डी पॉइंटिस, ये डी वाला ऑप्शन जिसको बता रहे एबनॉर्मल वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन, ये वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया का जो मामला मैंने भी आपसे कहा था, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में ये पॉसिबल है, और वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में WPW सिंड्रोम डेवलप होने का रिस्क होता है। आगे हम इस पर चर्चा करेंगे जब हम वेंट्रिकुलर एरिथमिया की बात करेंगे। और ये वाला जो मामला है ई वाला, जिसमें एट्रियल नॉन साइनस नोडल साइट्स, इसकी बात करें तो ये एक्चुअल मल्टीफोकल, ओके, ये मल्टीफोकल एट्रियल टैकीकार्डिया की बात ई वाले ऑप्शन में कह रहा है। तो ये सारे ही पॉसिबल नहीं है। MAT के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि ये टोटली एट्रियल फिब्रिलेशन जैसा होता है, लेकिन इसमें P वेव्स की प्रेजेंस होती है, और एटलीस्ट 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ P वेव्स की प्रेजेंस हमें देखने को मिलती है। आगे हम चर्चा इस पर करेंगे, घबराना नहीं है। इस पूरे जो हमने फ्लो चार्ट पहले ही हमने डिस्कस किया है, उसी के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर हम सारी बात को आगे आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ WPW सिंड्रोम में होता क्या है, आप डेल्टा वेव्स की प्रेजेंस, QRS कॉम्प्लेक्सेस का लेंथनिंग और PR सेगमेंट का शॉर्टनिंग, इन सारी चीजों के बारे में बात करते हैं। नॉर्मल AV जो ट्रांसमिशन होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, और यहाँ पर प्री एक्साइटेशन की वजह से ऐसा कुछ डेल्टा वेव्स की प्रेजेंस हमें देखने को मिलती है, शॉर्ट एंड PR इंटरवल हमें देखने को मिलता है। बंडल ऑफ केंट को लेकर के कई बार सवाल पूछे गए हैं। ये देखें बंडल ऑफ केंट, तो ये बंडल ऑफ केंट वाला नहीं मामला है, ये तो AVRT वाला मामला है। अब देख रहे हैं ना, एट्रिया वेंट्रिकल के भीतर री एंट्रेंट सर्किल जनरेट हो गया है। ये एंटीड्रोमिक ऑर्थोड्रोमिक कौन से टाइप का आप बताएं, आप बताइए, और इसमें ECG में फाइंडिंग क्या मिलेगी ये भी आप मुझे बताएंगे, ठीक है। और ये तो सामान्य घटना है, इसको ऐसे दिखाया गया है। जब प्री एक्साइटेशन वाला होता है तो उसमें मामला अलग सा होता है, वहां पर बंडल ऑफ केंट की प्रेजेंस होती है। ये नीट PG 19 में पूछा गया था, which of the following statement is true about the bundle of Kent, abnormal pathway between two atria? It is muscular pathway between atria and ventricle in WPW syndrome. This statement is correct. और डिफिनेटिव ट्रीटमेंट यहाँ पर क्या होता है, कैथेटर की मदद से हम एब्लेशन कर लें, बाईपास जो ट्रैक है उसको हम तोड़ दें ताकि AV नोड से नॉर्मल कंडक्शन चलता रहे, AV नोड के थ्रू नॉर्मल कंडक्शन चलता रहे, इसकी कोशिश यहाँ पर की जानी चाहिए। चलिए देखते हैं, ये WPW सिंड्रोम जो होता है आमतौर पर ऑटोसोमल डोमिनेंट म्यूटेशन होता है, और ये ज्यादा कॉमन मेल्स में देखा गया है। फैमिली हिस्ट्री इसमें पॉजिटिव होती है। सडन डेथ सिबलिंग में ऐसी कुछ हिस्ट्री आपको मिल सकती है। मैंने आपको बताया इसके जो कंडक्शन के पाथवे हैं, एसेसरी कंडक्शन के पाथवे, एबनॉर्मल बंडल ऑफ केंट का डेवलपमेंट, ये राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के बीच में डेवलप हो सकता है, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में डेवलप हो सकता है। इस तरीके का जो मामला आपके सामने आता है, जैसे राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के बीच में ये इस तरीके के प्री एक्साइटेशन वाले पाथवे, यह भी संभव है इधर से लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच से डेवलप हो,
यह भी पॉसिबल है कि यहाँ पर एट्रिया वेंट्रिकल के बीच में री एंट्रेंट सर्किल यहाँ पर डेवलप हो जाए। आप इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम पर जो प्री एक्साइटेशन वाले कॉम्प्लेक्सेस उसमें शॉर्ट पीआर इंटरवल, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस में डेल्टा वेव्स की प्रेजेंस शॉर्ट पीआर इंटरवल के साथ आप इसे देखते हैं। इसमें इमीडिएट कार्डियोवर्जन की जरूरत होती है। कोशिश करें कैथेटर एब्लेशन की, अगर वैसा नहीं कर पा रहे हैं तो आईवी प्रोकैनामाइड या आईवी ब्यूटेलाइड, इसमें हमें बीटा ब्लॉकर वेरापामिल या डिजॉक्सिन देने की जरूरत नहीं होती। हमें रिदम को मेंटेन करने के प्रयास करने चाहिए। तो इसमें हम क्या देते हैं, हम इन मेडिकेशंस को देते हैं। प्रोकैनामाइड, आईवी ब्यूटेलाइड हम दे सकते हैं। डेल्टा वेव ईसीजी में अगर है तो WPW सिंड्रोम होता है। डेल्टा वेव अगर ईईजी में है तो वो नॉन रैंडम, जो नॉन NREM की जो बात हम कहते हैं उसको, तो NREM नॉन रैपिड आई बॉल मूवमेंट वाली जो स्लीप का पैटर्न होता है उसमें ये डेल्टा वेव्स EEG पर हो सकते हैं। हेपेटिक इंसेफेलोपैथी के मामलों में भी ये प्रेजेंस हो सकती है। सवाल पूछा गया है कि हमें WPW सिंड्रोम के मामलों में क्या AV नोड को ब्लॉक करने वाले मेडिकेशंस देने हैं, नहीं देने हैं। जैसे आप यहाँ पर AV नोड को ब्लॉक करने वाले मेडिकेशंस नहीं देंगे, आप इसमें डिजॉक्सिन नहीं देंगे, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर नहीं देंगे, डिजॉक्सिन नहीं देंगे। तो इस तरीके के जो बीटा ब्लॉकर्स होते हैं वो आप नहीं देंगे। आप इस तरीके की चीजें, जैसे एडिनोसिन को कहाँ देते हैं, PSVT में देते हैं। CCB को जो क्लास 4 एंटी एरिथमिक मेडिकेशन है उसे नहीं देंगे, डिजॉक्सिन नहीं देंगे। ये डिजॉक्सिन जो होता है HOCM के मामलों में भी नहीं देते हैं। इसका कारण क्या है कि ये शॉर्टन कर देते हैं रिफ्रैक्टिव पीरियड ऑफ एसेसरी पाथवे को। इसके अलावा बीटा ब्लॉकर भी नहीं देंगे जो क्लास 2 मेडिकेशन है। आप इसमें कर क्या सकते हैं, हम रेजिस्टेंस को बढ़ाने का प्रयास कर सकते हैं, हम क्लास 1A मेडिकेशन दे सकते हैं। और सही बात तो यह है कि रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन इसमें ज्यादा बेहतर तरीका हो सकता है। एट्रियल फिब्रिलेशन, इसके बेसिक्स आपको पता है। एट्रियल फिब्रिलेशन के लिए माइक्रो री एंट्रेंट सर्किल यहाँ पर जनरेट हो गए हैं। अब यहाँ देखिए री एंट्रेंट सर्किल यहाँ पर बनते गए हैं और इनकी वजह से एट्रियल फिब्रिलेशन हो जाएगा। और इसके मामले जो हमें देखने को मिलते हैं, इसकी पैथोजेनेसिस कैसे हो सकती है, तो कुछ एज वाइज मेल जेंडर्स में हाइपरटेंशन के मामलों में ब्लड आगे नहीं जा रहा तो उसका दबाव पड़ता है। हार्ट फेल्योर, वेल्वुलर हार्ट डिजीज जैसे रिमेटिक हार्ट डिजीज के मामले हो, हार्ट फेल्योर के मामले हो। इसके अलावा आप हाइपरथायराइडिज्म, डायबिटीज, मायोकार्डाइटिस, कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज, कार्डियोमायोपैथीज, खासतौर पर डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी के मामलों के साथ आप इसे जोड़ करके सोच सकते हैं। इतना ही नहीं, पल्मोनरी डिजीजेस और ओबेसिटी, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, बहुत सारी चीजें हैं। अल्कोहल बहुत ज्यादा किसी ने पी लिया, तो ये सारे मामले जो हो सकते हैं ये सीधे तौर पर एट्रियल फिब्रिलेशन के साथ जुड़े हुए हो सकते हैं। इसमें होता क्या है, एट्रियल फिब्रिलेशन में जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज होती है रैपिड होती है, इरेगुलर होती है। माइक्रो री एंट्रेंट सर्किल यहाँ पर जनरेट हो जाते हैं जो अपने अंदाज में अलग अलग तरीके से काम करते रहते हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज 350 to 600 बीट पर मिनट के रेट से यहाँ पर जनरेट हो सकते हैं और ये एक बहुत बड़ी समस्या बनते हैं। आप इस स्लाइड को कई बार पढ़ चुके हैं, सभी के बारे में एक दूसरे से कोरिलेशन बना करके इसे समझने की जरूरत होती है। तो ये जो स्लाइड जिसमें हमने सभी चीजों को एक साथ आपके सामने रखने की कोशिश की है, आपकी जानकारी में है, और इसमें जो पर्सन का हिस्ट्री कैसा होगा वो सारी चीजें जानकारी में होना चाहिए। डिटेल आप बाद में देख लेंगे जब आप फ्लो चार्ट को पढ़ेंगे। इसमें पर्सन को पाल्पिटेशन होता है, क्यों होता है आप जानते हैं, इसको पढ़ लीजिएगा। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, यहाँ पर पर्सन प्री सिंकोप या सिंकोप की स्टेज में भी आ सकते हैं। कारण यह है ना कि यहाँ पर पर्सन में कार्डिक आउटपुट सीधे तौर पर घटा हुआ होता है। कार्डिक आउटपुट घटा हुआ होता है, जो 30% जो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ब्लड को गिरना चाहिए वो नहीं हो पाता। कार्डिक आउटपुट यहाँ घटा हुआ होता है। इरेगुलर पल्स आपको मिलेंगे। अगर आप फिजिकली एग्जामिन करेंगे तो JVP पर A वेव की प्रेजेंस नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी, उसका कारण इस फ्लो चार्ट में दिया हुआ है। इसमें आपको कोई S4 हार्ट साउंड, जो स्टिफ हार्ट के प्रेजेंस में जो ब्लड साउंड सुनाई देते हैं, वो ऐसी कोई चीज आपको नहीं मिलेगी। यहाँ वेरिएबल S1 हार्ट साउंड मिल सकता है। यहाँ पर कुछ मामलों में हमें ब्लोइंग होलोसिस्टोलिक मरमर सुनाई पड़ सकते हैं। इसका पूरा फ्लो चार्ट अगर आप देखें तो इसमें क्या होगा, इरेगुलर जो हमें पल्सेस होते हैं उनकी प्रेजेंस देखने को मिलती है। एट्रियल फ्लटर से ये काफी अलग होता है। इसमें क्या होता है, इरेगुलर रिदम होते हैं और
नैरो QRS होने के बावजूद भी यहाँ पर पी वेव आपको नहीं होगा। इरेगुलर वेंट्रिकुलर रिस्पॉन्स होता है एट्रियल फिब्रिलेशन में, आपको इरेगुलर पल्स मिलेंगे। जेबीपी पर ए वेव जो होता है उसकी नहीं होगी। एट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन से बनने वाला ए वेव यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा। इस बात को लेकर के सवाल पूछा गया है। अभी जो कॉजेज हमने आपसे बात की कि इसमें कितने तरीके की वजह हो सकते हैं, तो इरेगुलर पल्स जनरेट करने वाले एट्रियल फिब्रिलेशन के जो मामले होते हैं, इसमें पायरेट्स के कोड से याद कर सकते हैं इशियोलॉजी किसकी वजह से होती है। तो पायरेट्स को हम याद कर सकते हैं पल्मोनरी डिजीज, इस्चेमिया, रेमेटिक हार्ट डिजीज, एनीमिया, थायरोटॉक्सिकोसिस, इथेनॉल या सेप्सिस जैसे मामले एसोसिएटेड हो सकते हैं। पायरेट्स के कोड से इसे हम रिकॉल कर सकते हैं। पल्मोनरी कोई डिजीज हो, इस्चेमिया हो, रेमेटिक हार्ट डिजीज हो, एनीमिया हो, थायरोटॉक्सिकोसिस, इथेनॉल, बहुत ज्यादा वाइन पी लिया है, या सेप्सिस का मामला हो। अगर हम क्रॉनिक एट्रियल फिब्रिलेशन की बात करें तो क्रॉनिक कुछ वजहें हो सकती हैं, जिसमें हाइपरटेंशन और कंजस्टिव हार्ट फेल्योर के, क्रॉनिक हार्ट फेल्योर के मामले। और इसमें क्या होता है, इसमें मोस्ट ऑफन कॉज्ड बाय एक्टोपिक फोकाई, जो कि पल्मोनरी वेन्स के आसपास होती है। इतना ज्यादा जानने के लिए आप पायरेट्स के कोड की मदद ले सकते हैं। कितने कारण हो सकते हैं आप जानते हैं, मैक्सिमम ये कारण एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते रहते हैं। अगर एट्रियल फिब्रिलेशन की बात करें तो इसका बाइमोडल प्रेजेंटेशन होता है। पिछले लेक्चर से जब तक आप कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे तब तक आप समझ नहीं पाएंगे। एज कुछ लोगों की 50 ईयर से ज्यादा होती है और इसमें मैक्सिमम मामले एट्रियल फिब्रिलेशन के डिजेनरेटिव कारणों की वजह से हो सकते हैं। इसमें कुछ मामलों में थायरोटॉक्सिकोसिस हो सकता है। एट्रियल फिब्रिलेशन अगर थायरोटॉक्सिकोसिस की वजह से होगा तो वही एकमात्र फीचर होगा और इसे हमें मैनेज करने की जरूरत होगी। जबकि दूसरा जो हमें स्पेक्ट्रम मिलता है वो यंग लोगों में होता है, जिसमें मेल में यह समस्या आमतौर पर होती है। इसमें रिस्क होता है स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीजेस का और संभव है इसमें मिट्रल स्टेनोसिस। इसमें ऐसे मामलों में आप ये भी चेक करें कि पर्सन यंग है तो कहीं किसी दारू शारू की पार्टी में हॉलिडे हार्ट सिंड्रोम तो नहीं हो गया। ऐसे एट्रियल फिब्रिलेशन ज्यादा बड़ा कारण होता है हॉलिडे हार्ट सिंड्रोम में, फॉलोड बाय PSVT। ये दो कारण यहाँ पर हो सकते हैं शराब की पार्टी करने वाले लोगों में। तो एक बुढ़े पर्सन में डिजेनरेटिव कारण हो सकते हैं। थायरोटॉक्सिकोसिस को भी हमें रूल आउट करना होता है, जबकि आप यंग लोगों में देखेंगे तो समय शराब को, वाइन तो उन्होंने नहीं लिया, इस चीज को देखना होगा। क्लिनिकली आप देखें तो पर्सन मोस्ट कॉमनली कहेंगे पाल्पिटेशन है। हाइपोटेंशन यहाँ पर अनकॉमन होता है, लेकिन आप इसे ये भी इसकी प्रेजेंटेशन हो सकती है। हाइपोटेंशन बेसिकली वेंट्रिकुलर एरिथमिया में ज्यादा तौर पर एसोसिएटेड हो सकती है, लेकिन यहाँ पर भी संभव है। यहाँ एट्रियल फिब्रिलेशन में रिस्क ऑफ थ्रोम्बोएम्बोलिज्म आपको मिलेगा, चूंकि ब्लड जो है एट्रिया से वेंट्रिकल में सीधे तौर पर गिर नहीं पाती है। ये ऐसे इरेगुलरली ऐसे करते रहते हैं, लेकिन पूरी तरीके से ब्लड को स्क्वीज नहीं कर पाते हैं। जो 30% एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन से ब्लड गिरना चाहिए वो यहाँ पर नहीं गिर पाता है। एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन से जो 30% ब्लड नीचे आना चाहिए वो नहीं आ पाता, इसकी वजह से वहां ब्लड इकट्ठा रहेगा और इस तरीके से एट्रिया उसको पूरी तरीके निकाल नहीं पाती नीचे की ओर। तो इसके कारण क्या होता है, इसके कारण होता कुछ इस तरीके से है कि ब्लड यहाँ इकट्ठा रहेगा और वो यहाँ पर थ्रोम्बोस बना सकता है और थ्रोम्बस एम्बोलाई के रूप में जा सकता है, जिसके कारण स्ट्रोक या पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म का यहाँ पर रिस्क संभव है। एट्रियल फिब्रिलेशन में जो एट्रियल डिस्चार्ज के रेट होते हैं वो माइक्रो री एंट्री सर्कल की डेवलप होने की वजह से 450 to 600 तक हो सकता है। मल्टीपल री एंट्री पाथवे जो इरेगुलरली वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इसमें वेंट्रिकल कोशिश करता है तो 120 से 200 तक ये कर सकता है अपने डिस्चार्जेस को। और इरेगुलर यहाँ पर पल्सेस हमें देखने को मिलते हैं। ये छोटे छोटे री एंट्रेंट सर्किल आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आप एवी नोड के लेवल पर अगर आप ब्लॉकिंग की प्रॉपर्टी का असर अगर आप देखना चाहते हैं तो वो एट्रियल फ्लटर में आपको चीजें देखने को मिलती है। आप जानते हैं ना इस तरीके का मामला किसका होता है, ये एट्रियल फ्लटर का होता है। एट्रियल फिब्रिलेशन में क्या होता है, आपको पी वेव्स नहीं मिलेंगे, इरेगुलर आर इंटरवल्स मिलेंगे। वो चीज आप समझ सकते हैं ना, आर इंटरवल इरेगुलर मिलेगा। इस तरीके की ब्लॉकिंग की जो बात हम देखते हैं बेसिकली वो एट्रियल फ्लटर में हम देखते हैं, वहां पी वेव के साथ वो चीजें देखने को मिलती हैं। चीजों को कोरिलेट करना सीखेगा। अब नीट 22 में पूछा गया है क्वेश्चन, एन एडल्ट पेशेंट कंप्लेन्स ऑफ पाल्पिटेशन एंड प्रेजेंटेड विद इरेगुलर पल्स, एट्रियल फिब्रिलेशन,
पल्स डेफिसिट 20 के आसपास, हार्ट रेट 120, बीपी जो है ठीक ही है। बीपी आमतौर पर मैंने आपसे कहा ना, एट्रियल अगर एरिथमिया है, एट्रियल एरिथमिया है तो इस तरीके की चीजें नहीं होती हैं। एट्रियल एरिथमिया में क्या होता है, बीपी सामान्य रहता है। वेंट्रिकुलर एरिथमिया में हाइपरटेंशन या शॉक में पेशेंट ज्यादा तौर पर जाते हैं। एट्रियल फिब्रिलेशन में भी जा सकते हैं, लेकिन ज्यादा रिस्क किसमें होता है, वेंट्रिकुलर एरिथमिया में। अब यहाँ पर कौन सा जेवीपी नहीं होगा, कैनन ए वेव मिलेगा, एब्सेंट वाई या प्रोमिनेंट वेव या एब्सेंट ए वेव। तो यहाँ एब्सेंट ए वेव की प्रेजेंस हमें जेवीपी पर मिलती है, याद रखिएगा। इसमें एट्रियल जो डिस्चार्जेस होते हैं वो ज्यादा रेट से होते हैं, वेंट्रिकुलर जो रेट होता है वो उतना होता नहीं, क्योंकि एवी नोड इतने सिग्नल को जाने नहीं देता है। वेंट्रिकल तक पहुंचने वाले सिग्नल इतने होते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन पर आपको इरेगुलर पल्स मिलेगा। यहाँ पर अगर आप ईसीजी पर देखेंगे तो आपको पी वेव्स स्पष्ट नहीं नजर आएंगे, इरेगुलर आर इंटरवल आपको मिलेंगे। कोई एवी कंडक्शन प्रॉपर रेशियो नहीं मिलेगा, नैरो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस होंगे। ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। तो इसमें क्या होगा, पी वेव्स नहीं मिलते हैं, याद रहेगा। इरेगुलर रिदम मिलेगा। एवी कंडक्शन रेशियो यहाँ पर सही तरीके से नहीं होता है। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस यहाँ नैरो होते हैं। ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। आप जानते हैं सारे सिग्नल को एवी नोड रोके रखता है, इस वजह से आप एट्रिया भले इतनी रेट से डिस्चार्ज करे, वेंट्रिकल इस डिस्चार्ज के रेट को कम ही रखता है। वेंट्रिकल तक उतने डिस्चार्ज नहीं पहुंचते हैं। एब्सेंट पी वेव इन विच इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस, तो ये बोल रहे हैं कि अगर एट्रियल फिब्रिलेशन है तो पी वेव नहीं पाया जाता। ऐसे पी वेव की एब्सेंट और कहां पर हो सकती है, आप हाइपरकैलेमिया के मामलों में देख सकते, टॉल टी वेव, ये सारी चीजें आप हाइपरकैलेमिया के मामलों में देखते हैं। एट्रियल फिब्रिलेशन का मामला दारू पीने से भी हो सकता है। देखिए डॉक्टर्स ब्रांड का या डॉक्टर्स ब्रांडी, इसको पीने से भी हैलिडे हार्ट सिंड्रोम का ये मामला हो सकता है। ये बिंज ड्रिंकिंग के साथ एसोसिएटेड कंडीशंस एट्रियल फिब्रिलेशन के साथ हो सकती है। एट्रियल जो डिस्चार्ज होता है वो 450 से 600 तक होता है एट्रिया। इसका मतलब यह है कि इतने हाई रेट से अगर इंपल्स जनरेट होगा तो एट्रिया जो 30% तक ब्लड को कॉन्ट्रैक्शन के साथ नीचे गिराती है वो नहीं गिर पाएगा। इसका मतलब एट्रिया डायलेटेड ही रहेगा। ध्यानपूर्वक समझिए मेरी बात को। कार्डियक आउटपुट जो 30% जो एट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन से मिलना चाहिए वो यहाँ पर नहीं मिलेगा। और इस तरीके से लास्ट एट्रियल जो किक हो सकता था, जो कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होता, वो यहाँ पर नहीं होता है। इसके कारण ए वेव जेवीपी में नहीं मिलेगा। S4 हार्ट साउंड भी यहाँ पर सुनने को नहीं मिलेंगे, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। 70% जो ग्रेविटी फॉल है उसी के थ्रू यहाँ ब्लड आगे पहुंचता है। इसमें पाल्पिटेशन होने के रिस्क इसी वजह से होते। कार्डिक आउटपुट घटने का जो मामला होता है सिर्फ यही कारण होता है कि 70% ही ब्लड आता है। 30% जो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आना चाहिए वो नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि हार्ट तेजी से इस तरह वाइब्रेट कर रहा है, उसका कोई सीधा असर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन पर नहीं आ पाता है। अब यहाँ ब्लड चूंकि इकट्ठा होता है इसलिए रिस्क ऑफ एम्बोलाई फॉर्मेशन होता है। जो आप समझ सकते हैं ना, थ्रम्बस बना वो एम्बोलाई बंद करके पल्मोनरी एम्बोलिज्म करा सकता है, स्ट्रोक भी करा सकता है ब्रेन में चला जाए। तो इसके कारण आप देखेंगे यहाँ एट्रियल फिब्रिलेशन हो या एमआई हो, एंडोकार्डाइटिस हो या फिर मेटालिक प्रोस्थेटिक वॉल्व्स हो, इनमें हमें थ्रोम्बोटिक फेनोमेनन के मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। थोड़ा सावधानी पूर्वक हमें ऐसे पेशेंट को हैंडल करना चाहिए। अब एक सवाल पूछा गया, इफ पी वेव प्रेजेंट एंड फ्लक्चुएटिंग आर इंटरवल, तो ये MAT का मामला होता है। आपको पता है ना, अभी मैंने आपसे कहा था कि आगे हम जो नेक्स्ट टॉपिक लेने वाले हैं वो मल्टीफोकल एट्रियल टैकीकार्डिया का लेने वाले, उसमें भी इरेगुलर आर इंटरवल होंगे, लेकिन पी वेव प्रेजेंट होता है। काफी हद तक वो भी एट्रियल फिब्रिलेशन जैसा ही नजर आता है, लेकिन वहां पी वेव की प्रेजेंस तो होती है जो MAT के मामलों में देखने को मिलते हैं। इसमें डिफरेंट शेप 3 or more than 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ पी वेव्स की प्रेजेंस हमें देखने को मिलती है। ये नवंबर 22 में पूछा गया क्वेश्चन रहा। अब नवंबर 22 में एक और सवाल पूछा गया, ECG रिकॉर्डेड फ्रॉम ए 60-year-old मेल नोन केस ऑफ हाइपरटेंशन। ECG में पी वेव एब्सेंट है, इरेगुलर आर इंटरवल है, ये किससे एसोसिएटेड हो सकता है आप बताएं? ये एट्रियल फिब्रिलेशन से एसोसिएटेड मामला हो सकता है। अब एक सवाल और नीट PG 21 में पूछा गया था, ए पेशेंट इज ऑन डिजॉक्सिन फ्रॉम पास्ट फ्यू वीक्स, ओके, he was recently started another medication, he now present with features of digoxin toxicity। ये कह रहे हैं डिजॉक्सिन कुछ हफ्तों से ले रहा है, अब एक और मेडिसिन लिया जिसके कारण, तो डिजॉक्सिन के बाद कोई ऐसा मेडिकेशन लिया जिसने डिजॉक्सिन के टॉक्सिसिटी के फीचर जनरेट कर लिए। एट प्रेजेंट पेशेंट हैज एट्रियल फिब्रिलेशन विद कंट्रोल वेंट्रिकुलर रेट एंड सीरम डिजॉक्सिन लेवल रेज टू 2.3 जो कि पहले 1.2 था। अब ये कह रहे हैं कौन सा ऐसा मेडिकेशन था जिसने
ये डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी बढ़ाया, तो एक्चुअल में क्लेरिथ्रोमाइसिन, आपको पता होना चाहिए एजिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, ये मेडिकेशन डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी को बढ़ाते हैं। ऐसे ही केसीएल नहीं बल्कि हाइपोकैलीमिया, पोटेशियम आयन का लेवल कम होता तो भी डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी बढ़ सकती थी। तो फैक्टर्स जो कि डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी का रिस्क बढ़ाते हैं वो हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म, एडवांस एज, एमआई, रीनल इनसफिशिएंसी, एल्कालोसिस, हाइपोक्सीमिया या एसिडोसिस, ये इस तरीके के कुछ मामले होते हैं। हाइपरकैल्सीमिया और हाइपरकैलीमिया नहीं, हाइपरकैल्सीमिया याद रहे। और डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी हाइपोकैलीमिया के मामलों, पोटेशियम आयन का कम होना, कैल्शियम आयन का बढ़ना, ये सारी चीजों के साथ एसोसिएटेड होता है। कुछ मेडिकेशंस भी हैं जो डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी को बढ़ाने का काम करते हैं। डायूरेटिक्स हो, एमियोडेरोन हो, क्लास 3 एंटी एरिथमिक मेडिकेशन, बीटा ब्लॉकर, क्लास 2 एंटी एरिथमिक मेडिकेशन, बेंजोडाइजापीन, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, मैक्रोलाइड में आप एजिथ्रोमाइसिन ले लें, कुछ भी ले लें, वो भी मेडिकेशंस डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी को बढ़ाते हैं। आप यहाँ पर एट्रियल फिब्रिलेशन के मामलों में जो मेडिकेशंस देते हैं वो रेट को कंट्रोल करने पर फोकस करते हुए हम मेडिकेशन देते हैं, जिसमें हम बीटा ब्लॉकर देते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर या डिजॉक्सिन दे सकते हैं। डिजॉक्सिन इसीलिए दिया गया था, लेकिन समस्या ये है कि डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी हो गई क्योंकि उस पर्सन ने मैक्रोलाइड ले लिया था। अब मैक्रोलाइड मतलब क्लेरिथ्रोमाइसिन उसने स्टार्ट कर दिया, एंटीबायोटिक, इसके कारण वहां टॉक्सिसिटी हुई। आपको एट्रियल फिब्रिलेशन में बीटा ब्लॉकर देना पड़ सकता है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर या डिजॉक्सिन देना पड़ता है। रिदम को कंट्रोल करने वाले मेडिकेशंस यहाँ पर बेसिकली हम नहीं देते हैं। एवी ब्लॉकिंग एजेंट्स के तौर पर हम यहाँ पर बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर या डिजॉक्सिन दे सकते हैं। तो ये रेट को कंट्रोल करने वाले मेडिकेशंस हम देते हैं। रिदम को कंट्रोल करने के लिए मैंने आपको बताया था क्लास 1 और क्लास 3 के मेडिकेशंस दिए जा सकते हैं, लेकिन वो यहाँ पर प्रेफर नहीं किए जाते हैं। हम क्लास 2, क्लास 4 के मेडिकेशंस यहाँ पर प्रेफर करते हैं। द ड्रग नॉट टू बी यूज्ड इन रिदम डिसऑर्डर शोन बिलो, तो आपको पता है यहाँ पर एडिनोसिन की मदद से हम रिदम को कंट्रोल नहीं करते, बल्कि ये एवी कंडक्शन को ब्लॉक करता है, इसलिए हम इसे इस्तेमाल रिदम के डिसऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए। तो इसमें जो इमेज दिया गया था वो कुछ रिदम डिसऑर्डर में डिफरेंट तरीके के आरआर इंटरवल वाले इमेज दिए गए थे। ये एक्चुअल में वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन का इमेज था, जिसमें हम एडिनोसिन नहीं देते हैं। बाकी सारे मेडिकेशंस हम दे सकते हैं, यहाँ एट्रियल जो फिब्रिलेशन का मामला ईसीजी पर जो दिया गया, इसमें हम डिजॉक्सिन को नहीं देते हैं, अपने दिमाग में रखना है। रेट को कैसे कंट्रोल किया था, रिदम को कैसे, एंटीकोआगुलेंट कौन कौन से देते हैं, वो चीजें हमें पता होना चाहिए। जरूरत पड़ने पर एट्रियल फिब्रिलेशन में कार्डियोवर्जन और डिफिब्रिलेटर दिए जा सकते हैं। यहाँ पर कार्डियोवर्जन जो होता है ये इलेक्टिव प्लान प्रोसीजर होता है, जबकि डिफिब्रिलेटर एक इमरजेंसी मामला होता है। इसमें डिफिब्रिलेटर में बहुत ज्यादा एनर्जी का शॉक दिया जाता है, इसमें डिले नहीं होता है, ज्यादा मायोकार्डियम डैमेज हो जाती है। वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया या फिब्रिलेशन के मामलों में देते हैं। ये जो मामले होते हैं कार्डियोवर्जन वाले जो टेक्निक होती है, एट्रियल फिब्रिलेशन में दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें पर्सन सामान्य तौर पर स्टेबल पर्सन होते हैं, हम सिंक्रोनाइज शॉक देते हैं, कोशिश होती है कम से कम यहाँ डैमेज हो। तो ये जो कार्डियोवर्जन वाली टेक्निक है, ये हम एट्रियल फिब्रिलेशन या फ्लटर वाले मामलों में हम कर सकते हैं। अब देखते हैं कार्डियोवर्जन, जिसमें हम सिंक्रोनाइज डीसी शॉक देते हैं, और अगर इसकी जरूरत पड़ती है तो इसको हम एट्रियल फ्लटर हो, एट्रियल फिब्रिलेशन हो या सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया के मामलों में भी दे सकते। सामान्य तौर पर ये जो सिंक्रोनाइज डीसी शॉक दी जाती है, कार्डियोवर्जन जो करने का प्रयास होता है, ये उन लोगों में किया जाता है, इसको ध्यान रखना है, थोड़ा सा बीपी डाउन हो, अनस्टेबल पेशेंट हो, उन सारी चीजों में हम इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हैं। एंटीकोआगुलेंट का इस्तेमाल करना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि मैंने आपसे कहा कि एट्रिया जो कॉन्ट्रैक्ट करता है दोस्तों, वो इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करता है, वो इनइफेक्टिव होता है, ब्लड स्टेसिस में रहेगा। इसके कारण वहां थ्रोम्बस जमने के रिस्क होते हैं, जो एम्बोलाई डेवलप कर सकते हैं, थ्रोम्बस बन करके वो एम्बोलाई डेवलप कर सकते हैं। इसलिए हम यहाँ एंटीकोआगुलेंट्स देते हैं, डायरेक्ट ओरल एंटीकोआगुलेंट, जिसमें फैक्टर 10 एंटागोनिस्ट या थ्रोम्बिन एंटागोनिस्ट मेडिकेशंस दिए जा सकते हैं। इस पर हमने खूब विस्तार से बात किया है। रिवारोक्साबैन, डेबिगैट्रेन, इस तरीके के मेडिकेशंस होते हैं, इनके अपने एंटीडोट्स भी अवेलेबल होते हैं। इनको याद रखना है, ये स्लाइड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंटीकोआगुलेंट के तौर पर हम वारफेरिन भी दे सकते हैं वाल्वुलर डिजीज में। अगर वारफेरिन के ओवरडोज की वजह से ब्लीड होगा तो क्या करेंगे, हेपेरिन की वजह से अगर ब्लीड होता है तो क्या करते हैं, ये सारे फैक्ट्स हमें याद रखने होंगे। अब कैसे एंटीकोआगुलेंट कौन सा देना है, इसको कैसे हम डिसाइड करते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो इसमें हम CHA2DS2 VASC
हम स्कोर लेते हैं, तो ये चैड वैस स्कोर के तौर पर जाना जाता है। इसमें CHF हो, हाइपरटेंशन हो, एज हो, डायबिटीज हो, स्ट्रोक हो, वाल्वुलर डिजीज हो, एज हो, सेक्स कैटेगरी हो, तो चैड वैस स्कोर हम यहाँ पर देखते हैं। और इसके आधार पर अगर चैड वैस की बात हम यहाँ पर कह सकते हैं, या चैड S2 स्कोर की बात अगर हम करें, तो इसमें क्या होता है, अगर वैल्यू 2 या 2 से ज्यादा होती है तो हमें, या यूं कह लें मैक्सिमम मामलों में हमें एंटीकोगुलेंट देने की जरूरत होती ही है। तो नीट पीजी में पूछा गया क्वेश्चन, 68-year-old फीमेल प्रेजेंटेड विद एट्रियल फिब्रिलेशन विद मिट्रल स्टेनोसिस। इको पर थ्रोम्बस तो नहीं मिल रहा है, लेकिन इसको बनने से रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए, वारफेरिन देना चाहिए, वारफेरिन देना चाहिए, है ना। यहाँ पर ये चीज याद रहना है कि एंटीकोगुलेंट जो भी हम इस्तेमाल करते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, रिवारोक्साबैन, डेबिगेट्रेन हो सकता है, वारफेरिन हो सकता है। चूंकि यहाँ वेल्वुलर हार्ट डिजीज है, आप देखिए यहाँ मिट्रल स्टेनोसिस है, इसकी वजह से हम यहाँ इस्तेमाल जो करेंगे वेल्वुलर डिजीज में वो वारफेरिन का इस्तेमाल करेंगे। सवाल देते समय आप डेबिगेट्रेन को लेकर के आपके मन में कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन ये सामान्य पेशेंट्स में देते हैं डायरेक्ट ओरल एंटीकोगुलेंट। लेकिन अगर यहाँ पर वेल्वुलर डिजीज है तो वारफेरिन दिया जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। INI-CT में भी एट्रियल फिब्रिलेशन एक फेवरेट टॉपिक रहा है, एक सवाल पूछा गया है क्या, INI-CT में भी इस पर सवाल पूछा गया है। INI-CT का ये फेवरेट टॉपिक रहा है, और इसमें INI-CT में जो क्वेश्चन पूछा गया है, इन एट्रियल फिब्रिलेशन NOAC आर यूज्ड इन एट्रियल फिब्रिलेशन एंड मिट्रल स्टेनोसिस। तो मिट्रल स्टेनोसिस में हम वारफेरिन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यहाँ NOAC आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड विद मैकेनिकल प्रोस्थेटिक हार्ट फेल्यूर। तो वही कह रहे हैं कि ओरल एंटीकोगुलेंट्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ वारफेरिन हम प्रेफर करते हैं, ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते, बिल्कुल ठीक बात है। और पेशेंट विद इस्केमिक स्ट्रोक ड्यू टू एट्रियल फिब्रिलेशन कैन स्टार्टेड ऑन एंटीकोगुलेंट, बिल्कुल दे सकते हैं, देना ही चाहिए। बीटा ब्लॉकर आर रूटीनली यूज्ड टू प्रिवेंट एट्रियल फिब्रिलेशन इन अंडरगोइंग नॉन कार्डियक सर्जरी। ऐसी बात नहीं है, यहाँ पर ऐसा हम नहीं करते हैं। और इस तरीके से हमारे पास कितने ऑप्शन सही हो गए, ये चीज पता होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर इज नॉट यूज्ड फॉर रिस्क असेसमेंट एंड नीड टू स्टार्ट एंटीकोगुलेंट इन ए पेशेंट ऑफ एट्रियल फिब्रिलेशन। तो आपको पता है इसमें चैड वैक है ना, जो स्कोर है हमारे पास चैड वैस जो हमारे पास स्कोर है, उसके आधार पर हम हाइपरटेंशन, एज, ये CHF, डायबिटीज मेलिटस, स्ट्रोक, वैस्कुलर डिजीज, एज, सेक्स की कैटेगरी को हम लेते हैं। किसको नहीं लेते हैं, इसको सवाल पूछा गया था। तो हार्ट रेट को उसमें हम शामिल नहीं करते, हाइपरटेंशन को हम शामिल करते हैं, याद है ना। तो हाइपरटेंशन को हम उसमें शामिल करते। केस हिस्ट्री लेते हैं, 61-year-old अनुराग इमरजेंसी डिपार्टमेंट में पहुंचते लाइट हेडेडनेस के साथ। पेशेंट ने कॉफी लिया था, वो फ्लटरिंग सेंसेशन उनके चेस्ट में हुआ, सबसेक्वेंटली लाइट हेडेडनेस भी उनको हुआ। ये अनुराग की ऐसी कहानी है जिसमें हमें क्या क्या चीजें मिली। अनुराग को क्या क्या हुआ, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में गए हैं लाइट हेडेडनेस के साथ, और वो उन्होंने कॉफी लिया है मॉर्निंग में, वो नोटिस कर रहे हैं फ्लटरिंग सेंसेशन कहां पर, चेस्ट में। सब्सिक्वेंटली वो लाइट हेडेडनेस भी फेल्ट कर रहे हैं। अब अदरवाइज एसिम्प्टोमेटिक थे और किसी फिजिशियन से कई सालों से मिले नहीं हैं। वो स्मोक करते हैं 1 से 2 सिगरेट और ड्रिंक करते हैं वाइन का अपने डिनर पर रेगुलरली। टेम्परेचर उनका ठीक है, पल्स इरेगुलर है, रेस्पिरेटरी रेट ठीक ही है, बीपी थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, ऑक्सीजन सैचुरेशन भी ठीक है। फिजिकल एग्जामिनेशन पर वो ओबीज मेल है। ओबेसिटी एट्रियल फिब्रिलेशन का एक रिस्क फैक्टर होता है, और हालांकि इनको कोई एक्यूट डिस्ट्रेस नहीं है। कार्डियो पल्मोनरी एग्जामिनेशन में भी सब कुछ ठीक ठीक है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम को जब देखा गया तो उसमें हमें देखिए स्पष्ट तौर पर पी वेव्स नहीं मिल रहे हैं। और क्या मामला है ये, यहाँ पर हम देख सकते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम पर आप देखें तो RR इंटरवल वेरी कर रहा है, RR इंटरवल इसमें वेरी कर रहा है। ये मामला किसका हो सकता है, ये एट्रियल फिब्रिलेशन का मामला हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग द मोस्ट लाइकली इशियोलॉजी ऑफ दिस पेशेंट इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफिक फाइंडिंग। ये सवाल दिमाग में रखना होगा कि इस तरीके के कौन से मामले इस पर्सन की इस कंडीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। Which of the following is the most likely etiology of this patient, है ना। तो हाइपरथायराइडिज्म, कैफीन का कंजम्पशन, OSA ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, या फिर पल्मोनरी एम्बोलिज्म या हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज। तो ये ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया और हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज दोनों ही रिस्क फैक्टर हैं, ओबेसिटी है, लेकिन बेसिक तौर पर अगर उन दोनों में से देखा जाए तो जो हमारा स्कोरिंग सिस्टम है उसमें हाइपरटेंशन को शामिल किया गया है।
चलते हैं, एक कॉन्सेप्ट सीखते हैं। एट्रियल फिब्रिलेशन, इसमें इरेगुलर QRS कॉम्प्लेक्सेस में बनते हुए RR इंटरवल इसमें बहुत ही डिफरेंट तरीके का मिलता है। P वेव अब्सेंट होता है। रिस्क फैक्टर में लॉन्ग स्टैंडिंग हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज, कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस इसमें मुख्य तौर पर शामिल रखे गए हैं। इसके मामले को अगर आप देखें तो आप इसे इंक्लूड कर सकते हैं कैफी या बाकी सारी चीजों का कारण इसके साथ क्यों नहीं एसोसिएटेड है, उसके बारे में एक्सप्लेनेशन आप देख लेंगे। केस स्टडी लेते हैं। 68-year-old रमावती जो प्रेजेंट कर रही है इमरजेंसी डिपार्टमेंट में शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ और लाइट हेडेडनेस के साथ। वो पर्सन का सिम्टम 1 घंटे पहले शुरू हुआ जब वो टेलीविजन अपने घर पर देख रही थी। इस तरीके का सिमिलर एपिसोड उनको कुछ हफ्ते पहले भी हुआ और रिजॉल्व हो गया। पास्ट मेडिकल हिस्ट्री ठीक है, लेकिन हाइपरटेंशन और हाइपरडिस्लिपिडीमिया है। उनमें नॉन स्मोकर हैं, लेकिन वो वाइन पीती हैं हफ्ते के लास्ट में। टेम्परेचर ठीक है, पल्स थोड़ा बढ़ा हुआ है, रेस्पिरेटरी रेट ठीक है, बीपी ठीक है, ऑक्सीजन सैचुरेशन ठीक है, फिजिकल एग्जामिनेशन अनरिमार्केबल है, ईसीजी देखा गया, ईसीजी दिया गया। ईसीजी में वही सारी चीजें हैं। इसको एट्रियल फिब्रिलेशन की जानकारी आपको मिल जाएगी। इसमें सवाल ये पूछ रहे हैं कि लेफ्ट अनट्रीटेड पेशेंट में कौन सा रिस्क हो सकता है, तो इसमें जो ईसीजी दी गई थी वो एट्रियल फिब्रिलेशन का दिया गया। तो उसमें रिस्क सबसे ज्यादा किसका होता है दोस्तों? आप जानते हैं थ्रोम्बोएम्बोलिक स्ट्रोक के होते हैं। आप जानते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन का कहीं भी ईसीजी अगर आपको दिया जाए तो उसमें थ्रोम्बोएम्बोलिक इवेंट्स होने के रिस्क होते हैं। बाकी सारे एक्सप्लेनेशन अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। कॉन्सेप्ट क्या है? थ्रोम्बोएम्बोलिक इवेंट्स यहाँ डेवलप होने का रिस्क बहुत होता है। और यहाँ पर एक चीज और आपको नेक्स्ट टॉपिक में देखना है, मल्टीफोकल एट्रियल टैकीकार्डिया, जिसको हम MAT कहते हैं। MAT में क्या होता है? पर्सन सामान्य तौर पर एक नहीं बल्कि कई तरीके के P वेव्स की प्रेजेंस दर्शाता है। 3 or more than 3 P वेव्स की वेरिएशंस हमें देखने को मिलते हैं। आप यहाँ पर देखें, P वेव्स के अलग अलग वेरिएशंस हमें देखने को मिलते हैं। इतना ही नहीं, जो RR इंटरवल होते हैं वो भी डिफर करते रहते हैं दोस्तों। यहाँ पर क्या होता है? RR इंटरवल यहाँ पर क्या करता है? डिफर करता हुआ हमें मिल जाता है RR इंटरवल। और इसके पोर्शन जो हमें मिलते हैं वो लंग के डिजीजेस के साथ, अस्थमा और COPD के साथ एसोसिएटेड मिलते हैं। याद रखना है, ये लंग डिजीजेस के साथ एसोसिएटेड कंडीशंस होती है। इसमें मल्टीपल एक्टोपिक फोकाई, आपने इमेज में देखा होगा, इसमें क्या होता है? छोटे छोटे कई सारे मल्टीपल एक्टोपिक फोकाई होते हैं। हालांकि एट्रियल फिब्रिलेशन से कम फोकाई होते हैं, इसलिए यहाँ P वेव की प्रेजेंस मिल जाती है। इरेगुलर यहाँ पर भी पल्सेस होंगे, यहाँ पर इरेगुलर RR इंटरवल आपको देखने को मिलेगा। पर्सन की हिस्ट्री होगी COPD की, इरेगुलर रिदम होगा, रेट 100 to 200 बीट्स पर मिनट, और इसमें एटलीस्ट 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ P वेव्स की मॉर्फोलॉजी देखने को मिल जाती है। सवाल आप इसको देख लेंगे। पेशेंट में क्या होता है? COPD का पेशेंट होगा, एटलीस्ट 3 or more than 3 P वेव्स की मॉर्फोलॉजी आपको देखने को मिलती है। पैथोलॉजी क्या होता है? इसमें प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस ब्लड में रिलीज होते हैं COPD के पेशेंट में, जिसके कारण कई सारे छोटे छोटे पेसमेकर सेल्स यहाँ डेवलप हो जाते हैं। इसमें पेशेंट के फीचर पाल्पिटेशन, इसमें हाइपरटेंशन नहीं हुआ क्योंकि एट्रियल ओरिजिन है, यहाँ पर कार्डियोवर्जन की कोई जरूरत नहीं होती है। नैरो QRS कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, इरेगुलर RR इंटरवल आपको मिलेंगे। 3 or more than 3 टाइप्स ऑफ P वेव्स की प्रेजेंस आपको देखने को मिलेगी। MAT के इस मामले को आप रीड करेंगे और इसी पर आधारित एक सवाल है। 73-year-old फीमेल प्रेजेंटेड टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट विद शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। वो कंसर्न है अपने COPD के फ्लेयर अप होने से, वो परेशान है, उनको डर लग रहा है, और उनकी हिस्ट्री जो है हाइपरटेंशन की रही है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज की है, टाइप 2 डायबिटीज मिलिटस की भी वो पेशेंट रही हैं। वो सिगरेट लेती हैं 20 सालों से। अब ऐसे एग्जामिन करने पर टेम्परेचर ठीक है, पल्स थोड़ा बढ़ा हुआ है, रेस्पिरेटरी रेट 22 है, बीपी ठीक है, ऑक्सीजन सैचुरेशन ठीक है। चूंकि COPD का मामला है तो इसलिए 92% ही इसका ऑक्सीजन सैचुरेशन है। द पेशेंट इज करंटली स्पीकिंग 3 to 4 वर्ड्स सेंटेंस एंड डेमोन्स्ट्रेट इंक्रीज वर्क ऑफ ब्रीदिंग। तो ऐसा लगता है कि उनको सांस लेने में ज्यादा एफर्ट्स लगाना पड़ रहा है। दे आर बायलैटरल रेल्स थ्रू आउट द लंग फिल्स एंड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ट्रायज इज शोन। तो यहाँ पर देखिए P वेव के शेप बदले हमें मिल रहा है। तो ये जो मामला होता है ना, इस तरीके से P वेव के शेप के बदलने का, ये एक्चुअल में MAT का मामला होता है। ये मल्टीफोकल एट्रियल टैकीकार्डिया की कंडीशन होती है। इसमें बाकी सारे एक्सप्लेनेशन क्या हैं, इसकी इंडिविजुअल एक्सप्लेनेशन के बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक में जब हम चलेंगे तो वेंट्रुलर टैकीकार्डिया पर विस्तार से बात करेंगे।